नमस्कार किसान मित्रों, मैं डॉक्टर दुर्गा प्रसाद आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर दुर्गा एग्रीकल्चर टिप्स में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे चौलाई की खेती के बारे में। लाल साग कुछ स्थानों पे इसका नाम है और इस समय काफ़ी डिमांडेबल फसल है ये और बहुत ज़्यादा मांग होती है अपने यहाँ क्षेत्र में इसकी। यहाँ हम उत्तर प्रदेश से हैं, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा डिमांड होती है इसकी और बहुत नॉर्मल सी फार्मिंग है इसकी। थोड़ी सी जानकारी अगर आपके पास है खेती से संबंधित तो आप इसकी खेती बहुत ही आराम से कर सकते हैं। तो आज हम लोग जो है इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि चौराई की खेती करते समय हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या इनसे संबंधित जो मुख्य टॉपिक है सबके ऊपर हम पूरी जानकारी देंगे आपको। तो सबसे पहले किसान भाइयों, इसमें हम बात करते हैं भूमि के चुनाव के बारे में। यदि आप चौलाई की खेती करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हल्की भूमि जो है आप सिलेक्शन करिए। किसी भी प्रकार की भूमि में आप इसकी खेती कर सकते हैं, लगभग सभी प्रकार की भूमि में इसकी खेती हो जाती है। बस आपको ध्यान में रखना होता है कि उपजाऊ भूमि होनी चाहिए और उसका कार्बन लेवल मैनेज होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए, ताकि फसल ग्रोथ अच्छे से कर सके और रोग या कीट संबंधी समस्याएं जो है वो कम से कम आवे। किसान भाइयों, हम लोग आगे बात करेंगे किसी वीडियो में ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। अभी जो है हमारे 20,000 सब्सक्राइबर आप सबकी सहायता से पूरे होने वाले हैं। तो हमारा जब 20,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तो हम आप सबको ऑर्गेनिक बैक्टीरियाज लगभग 200 पैकेट फ्री में बंटवाएंगे अपने सारे सब्सक्राइबरों के लिए जो एक्टिव सब्सक्राइबर हैं हमारे। हम हमारे माध्यम से इस समय बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया है कि हम लोग अपने फार्मिंग में ऑर्गेनिक बैक्टीरियाज का प्रयोग करें, क्योंकि क्या होता है कि सारे जगहों पे जो है गोबर की खाद मिल नहीं पाती है, ऑर्गेनिक खाद में मिल नहीं पाती हैं। तो हम जो है अपने यहाँ से आपको बैक्टीरिया फ्री में अवेलेबल करवा देंगे ताकि आप जो है नॉर्मली उनकी खेती आसानी से कर पाएँ और खेत में आपने प्रयोग करें ताकि अच्छे से उत्पादन प्राप्त करें। जो रोग संबंधी या कीट संबंधी समस्याएं इतनी बढ़ रही हैं इनको थोड़ा सा नियंत्रण किया जाए। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में हम पूरी जानकारी धीरे धीरे आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। और फिलहाल ये रासायनिक खेती के ऊपर हम बात कर रहे हैं, इसमें आपको चौराई जो खेती करनी है भाइयों। अब बात करते हैं खेत की तैयारी के बारे में। तो यदि आप खेत की तैयारी इसकी सही से करना चाहते हो तो उसके लिए आपको 2 से 3 बार कल्टीवेटर से जुताई करना होगा और प्रत्येक जुताई के बाद पाटा लगा के खेत को बराबर कर लेना है ताकि जो ढेले हों वो टूट जाएँ। इसमें बहुत ज़्यादा ढेला नहीं होना चाहिए, आपके खेत में मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी होनी चाहिए। और इसकी बुआई जो की जाती है वो बुआई करने के बाद कोई जुताई नहीं होती है, सिर्फ पाटा लगा दिया जाता है। इसलिए पहले आप जुताई करें और आखिरी जुताई से पहले आप बेसल डोज के रूप में जो खादें इसमें डालनी है वो आगे बताई जाएंगी कि उनकी मात्रा क्या आपको रखनी, कौन कौन सी डालनी है। जो बेसल डोज में आपको खाद डालनी है वो आप डाल दीजिए खेत में और आखिरी जुताई करवा दीजिए। ठीक है, जुताई करवाने के बाद आप खेत को उसी तरीके से छोड़ दीजिए। उसके बाद जो चौलाई का बीज होता है वो पूरे खेत में बिखेर दिया जाता है और बिखेर कर पाटा लगा दिया जाता है। फिर क्यारी में जो है छोटी छोटी क्यारियों में उनको डिवाइड कर दिया जाता है। क्यारी बनाते समय आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपको गर्मी में इनकी हल्की सिंचाई बार बार सिंचाई करनी पड़ती है, तो उस हिसाब से आप क्यारी का निर्माण करिएगा ताकि आपको सिंचाई करने में कोई समस्या भविष्य में ना आए। ठीक है, अगली बात करते हैं किसान भाइयों बुआई की विधि के बारे में। तो इसकी बुआई खेत तैयारी के बाद जब आप बेसल डोज डालने के बाद खेत की तैयारी कर लेते हैं तो खेत में जो है जुताई करके ऊपर से इसके बीज जो है बिखेर दिए जाते हैं और बीज बिखेरने के बाद इनके ऊपर पाटा लगा दिया जाता है बिना कल्टीवेटर गिराए। ठीक है, कल्टीवेटर उठा के पाटा लगा दिया जाता है क्योंकि इनके बीज अगर बहुत छोटे होते हैं तो अगर वो ज़मीन में 1.5 इंच या 1 इंच गहराई पे चले गए तो उनका अंकुरण होना संभव हो जाता है, इसलिए इनको बहुत ऊपर रहना होता है। और जब आप इनको इनके बीज के बुआई करके उसके ऊपर पाटा लगा दीजिए। पाटा लगाने के बाद आपको क्या करना है कि पेंडामेंथालिन दवा जो है 60 ml दवा 15 लीटर पानी में मिला के इस रेशियो से आप पूरे खेत में स्प्रे कर दीजिए ताकि भविष्य में हमको खरपतवार संबंधी समस्याएं ना हो, इनमें सामना ना करना पड़े खरपतवार की। तो उसके बाद आपको दूसरे दिन इसमें एक हल्की सी सिंचाई कर देनी है। सिंचाई करने के बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको निरंतर खेत के अंदर नमी बनाए रखनी है जब तक कि आपका पौधा बाहर नहीं निकल आता है। जब बाहर निकल आता है तो उसके बाद आप जिस हिसाब से सिंचाई मैनेज करनी होती है आप उस अंतराल पे सिंचाई मैनेज। इसकी 2 विधि से बुआई होती है। एक तो जो हमने बताई ये सबसे आसान सबसे सही विधि है और इस विधि में आपको बीज जो है वो पहले से लगभग 24 घंटे तक पानी में डुबो कर रखना होता है। उसके बाद अगर आपको आवश्यकता लग रही है तो आप सीड ट्रीट कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं उसको। तो ट्रीट करने के लिए आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का या डाइथेनम 45 का यूज़ कर सकते हैं 2 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से। ये सीड ड्रिबलिंग से बुआई जाती है। लाइनों में यदि आप बुआई करना चाहते हैं तो सीड ड्रिबलिंग की सहायता से बुआई कर सकते हैं, लेकिन अंकुरण के दृष्टि से और बुआई में जो है उत्पादन की दृष्टि से सही जो है ये छिड़कवा विधि जो हमने आपको बताई है इसमें ज़्यादा मिल जाता है। जो हमारा प्रैक्टिकली विधि जो हमने प्रैक्टिकल करके इसमें देखा है
उस हिसाब से आपको इसमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलती है। और जो लाइन से बुआई की जाती है उसमें क्या होता है कि थोड़ी सी बीज की मात्रा कम लगती है। कम क्या लगती है, इसके और उसके बीज की मात्रा में लगभग आधे का फ़र्क आ जाता है, 50% का अंतर आ जाता है। तो इसमें ये अंतर देखने को मिलता है, बाकी इसके अलावा कोई खास अंतर देखने को नहीं मिलता है। ये सबसे आसान और सरल विधि है, इससे अंकुरण भी काफ़ी अच्छा हो जाता है आपकी फसल में। तो आप इससे जो है बुआई कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है आपको। इस विधि का प्रयोग के बारे में, तो बुआई का सही समय क्या होता है, तो इसकी बुआई तीनों ऋतुओं में की जाती है, गर्मी में की जाती है, बरसात में भी की जाती है। कुछ स्थान है जहाँ पे ठंड में भी इसकी खेती की जाती है। तो लेकिन फिलहाल हम इसमें बात कर रहे हैं अप्रैल के महीने में बुआई करने के लिए, या मतलब गर्मी के महीने में बुआई करने के लिए, क्योंकि इसकी फसल जो होती है वो काफ़ी कम टाइम में तैयार हो जाती है। लगभग 1 महीने में इसकी फसल तैयार हो जाती है, रेडी हो जाती है कटने के लिए। इसका साग के लिए जो हरे पौधे जो बेचे जाते हैं उनके लिए तैयार हो जाती है। बाकी इनका जो बीज उत्पादन होता है उनमें लगभग तैयार होने में 80 से 90 दिन का टाइम लगता है। इनकी कटिंग बार बार होती है, ये लगभग 3 से 4 बार कटिंग होती है इनकी, यदि आप सही से फसल मैनेजमेंट। इसकी फसल लगभग जो है 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान कवर कर लेती है और इसमें कोई समस्या नहीं होती है। इतने तापमान पे इसकी फसल अच्छी ग्रोथ करती है, ठीक है। तो बहुत कम स्थान ऐसे हैं जहाँ पे जो है इससे अधिक तापमान होता है गर्मी के समय में, और बरसात में तो तापमान कुछ समय के लिए बढ़ता है फिर नॉर्मल हो जाता है। क्योंकि किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि चौलाई की खेती में खाद और उर्वरक की क्या मात्रा रखनी चाहिए और कितना रखना सही होता है और कौन कौन सी खादें डालनी चाहिए। तो चौलाई की खेती करने के लिए सबसे पहले तो आपको गोबर की खाद इसमें डालनी बहुत ज़रूरी होती है। लगभग आपको 6 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर की खाद प्रयोग करना बहुत आवश्यक होता है। लेकिन यदि आपके यहाँ नहीं अवेलेबल हो पाता है, नहीं मिल पाती है गोबर की खाद, क्योंकि बहुत से ऐसे स्थान हैं जहाँ पे नहीं मिल पाती है, तो इसमें आपको जो है ह्यूमिक एसिड लगभग 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से दानेदार फॉर्म में जो आती है उसका प्रयोग कर सकते हैं आप बेसल डोज के साथ। अलावा आपको डाई अमोनियम फास्फेट यानी डीएपी लगभग 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पूरे खेत में प्रयोग करना होता है, और ये बेसल डोज के रूप में आपको प्रयोग करना है। संपूर्ण मात्रा जो होती है, यानी अगर आप गोबर की खाद डाल रहे हैं तो वो, और उसके अलावा जो और खादें आपको डालनी है जैसे डीएपी हो गई, तो ये आपको आखिरी जुताई से पहले पूरे। भाइयों, बात कर लेते हैं चौलाई की कुछ किस्मों के बारे में। सबसे मुख्य किस्में इसमें जो हैं वो 3 हैं जो सबसे अच्छी उत्पादन देने में सक्षम है सबसे कम समय में। तो हमने इस वीडियो में उन्हीं का सिलेक्शन कर रखा है, उन्हीं के बारे में हम आपको बताएंगे। तो किसान भाइयों, सबसे पहले है स्वर्णा चौराई। ये उत्तर प्रदेश में लगाई जाने वाली सबसे अच्छी वैरायटी है, जो उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा डिमांडेबल फसल है। इसकी किस्म है, बहुत ज़्यादा क्षेत्र में बोई जाती है। ये लगभग 80 दिनों में इसकी पूर्णतः फसल तैयार हो जाती है। बीज उत्पादन तक जो है वो 80 दिनों में हो जाता है। इसकी फसल उत्पादन की बात करें तो किसान भाइयों जो है वो लगभग 15 से 20 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन हमको प्राप्त हो जाता है। और इसकी जो साग के लिए हम फार्मिंग करते हैं उसकी लगभग पहली कटाई हमको जो है 35 से 40 दिन के आसपास में प्राप्त हो जाती है। यदि आपकी फसल मैनेजमेंट सही है तो 30 दिन में आपकी फसल बिल्कुल तैयार। किसान भाइयों, बात करते हैं अगली किस्म के बारे में। पूषा लाल किस्म, पूषा लाल चौराई किस्म है। ये काफ़ी अच्छी किस्म होती है, और सबसे बड़ी बात ये बहुत आकर्षक किस्म होती है क्योंकि इसकी पत्तियां जो होती हैं वो बड़े आकार की होती हैं, लाल होती हैं, और इनकी जो शाखाएं होती हैं, जो डंठल होती है इनकी, वो हरे रंग की होती है। इसकी फसल लगभग 30 दिन में तैयार हो जाती है, और उत्पादन लगभग 15 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हमको। किसान भाइयों, अब बात करते हैं अपने अगली किस्म के बारे में, अन्नपूर्णा चौराई। ये भी काफ़ी प्रचलित किस्म है और काफ़ी डिमांडेबल किस्म होती है ये। इससे भी अच्छा खासा उत्पादन मिल जाता है। इसकी फसल लगभग उसकी हाइट की बात करें तो 2 मीटर तक लंबी हो जाती है। इसकी लंबाई काफ़ी अच्छी मिल जाती है। पत्तियों का जो कलर होता है काफ़ी आकर्षक होता है, मोटी पत्तियां होती हैं, बड़े आकार की होती हैं, और इनकी फसल लगभग साग के लिए हरी फसल कटाई के लिए 30 दिनों में तैयार हो जाती हैं, और उत्पादन जो है लगभग 20 से 25 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन हमको प्राप्त हो जाता है। किसान भाइयों, आप इन तीनों में से किसी भी किस्म का चुनाव कर सकते हैं, काफ़ी आकर्षक किस्म है। ये तीनों काफ़ी अच्छी किस्म हैं, और आप अपने हिसाब से देख के इनको मैनेज कर सकते हैं। कितना उत्पादन आपको चाहिए, कितने समय के लिए आप इनकी बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में, कि हम रेशियो के बारे में इनके बात करते हैं कि कितना इनकी खेती से प्रॉफिट होता है, कितना लाभ हो सकता है, या इनका। किसान भाइयों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुमानित लागत के बारे में। अनुमानित लागत चौराई की खेती करने में लगभग 1 एकड़ में हमारा 20,000 रुपये का खर्च आ जाता है। और इसकी मार्केट रेट की बात करें तो किसान भाइयों, ये गर्मी के मौसम में 40 रुपये मिनिमम रेट होता है, 40 रुपये किलो के हिसाब से, प्रति किलो के हिसाब से। उत्पादन की हमने पहले ही आपको बता दिया, लगभग 20 क्विंटल प्रति एकड़ आपका उत्पादन हो जाता है। हालांकि 25 क्विंटल भी कुछ किस्मों में उत्पादन प्राप्त हो जाता है, लेकिन इसमें हम 20 क्विंटल आपको उत्पादन बता रहे हैं। रेशियो में जो हम जोड़ रहे हैं 20। किसान भाइयों, कुल आय की बात करें तो 20 क्विंटल उत्पादन और 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मार्केट रेट अगर हम जोड़ते हैं, इस हिसाब से हमारा 80,000 रुपये प्रति एकड़ उत्पादन जो है शुद्ध आय
हो जाती है, कुल आय हो जाती है हमारी 80,000 रुपये। और अगर हम लोग शुद्ध आय की बात करें तो किसान भाइयों 80,000 में से आप 20,000 रुपये जो हमारी लागत आई है उसको माइनस कर देते हैं, यानी 60,000 रुपये हमारी 1 एकड़ खेत से प्रॉफिट आ जाती है। किसान भाइयों ये 1 महीने की कमाई है जो आपकी एक बार फसल कटती है। इसके अलावा अगर आप फसल मैनेजमेंट सही तरीके से कर ले गए तो ये फसल इसी तरीके से लगभग आपकी 3 से 4 बार कट जाती है। खेती संबंधित अन्य कोई समस्या होने पर आप हमारे नंबर पे हमसे बात कर सकते हैं। किसान भाइयों हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे स्टार्ट करनी चाहिए हमको और कैसे हम शुरू कर सकते हैं ताकि हमारे उत्पादन पे उसका कोई दुष्प्रभाव ना पड़े और हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करना स्टार्ट कर दें। अक्सर यही होता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करते हैं जब हम लोग तो काफ़ी ज़्यादा लॉसेस होने लगती हैं और नॉर्मल किसान जो है उसको नहीं कर पाता है। तो आज हम अगली वीडियो में इसी के ऊपर बात करेंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग आपको शुरू करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, कैसे आप ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू कर सकते हैं, उसमें आपको किन किन दवाइयों का यूज़ करना होता है। इसके बारे में पूरी डिटेल हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।